हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी पाठशाला में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम सॉल्व कर रहे हैं एजुटेरिया का प्रैक्टिस सेट जो कि बिहार एसआई के लिए है। और फ्रेंड्स, अभी तक हमने टोटल 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 7वां सेट होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सेट नंबर 7 है ये। अभी इससे पहले हमने 6 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, उन्हें ज़रूर देख लें, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य है जो अपने राज्य में एटालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित कर चुका है, ये आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार में दिया है। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, आप सभी को मालूम है। आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने तेजस नामक सफेद घोड़ा उन्हें उपहार में दिया है। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगोलिया। जी हाँ फ्रेंड्स, मंगोलिया सरकार ने हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तेजस नामक घोड़ा उपहार में दिया है। आपको पता होना चाहिए मंगोलिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है, आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्विटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी ई बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है, ये बताना है आपको। आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, HDFC बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है। ठीक है, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है HDFC बैंक। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, 1994 में। ठीक है, और इसकी स्थापना 1994 में हुई और मुख्यालय इसका कहाँ पे है, मुंबई में। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है। मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है, ये आपको बताना है, जो कि हाल ही में चर्चा में भी रहा था। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोजगार। ठीक है, ऑप्शन ए, रोजगार आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए मून लाइटिंग क्या है। रोजगार से संबंधित ये शब्द है। ऐसा होता है कि जब एक साथ दो कंपनी में एक काम करने वाला कर्मचारी, ठीक है, दो कंपनियों में एक साथ काम करने वाला जो कर्मचारी होता है, उससे मून लाइटिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया। युद्ध अभ्यास है फ्रेंड्स, काकाडू नाम का युद्ध अभ्यास है। आपको जैसे मालूम होगा कि आजकल युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद करना है। काकाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है काकाडू युद्ध अभ्यास, और यह एक नौसैनिक अभ्यास है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है। नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में भारत की पहली है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित की जा रही है लद्दाख में। फ्रेंड्स, लद्दाख के नए राज्यपाल हैं BD मिश्रा जी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। फ्रेंड्स, रामचंद्र मांझी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, जो पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक नर्तक। कौन थे ये एक लोक नर्तक थे। इन्हें 2021 में फ्रेंड्स पद्मश्री मिला था, और 2017 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये दोनों ही पॉइंट इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम है। हाल ही में इन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता था,
और अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जिनका निधन हो गया है, और इनका नाम आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलीम दुरानी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? विश्व चैंपियनशिप की बात कर रहा है और इसमें 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनेश फोगाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा लेवर कप का संबंध किस खेल से है? लेवर कप का संबंध किस खेल से है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेनिस। जी हाँ फ्रेंड, टेनिस से संबंधित है लेवर कप। और एक कप होता है जो कि टेनिस से संबंधित होता है, उसका नाम भी आपको बताना है। याद कीजिए, याद आ गया, डेविस कप होता है। ठीक है, डेविस कप, डेविस कप का संबंध भी किससे होता है? टेनिस से। ठीक है, डेविस कप, डेविस कप का संबंध टेनिस से होता है और लेवर कप का संबंध भी टेनिस खेल से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? 2022 का पूछ रहा है, ये आपको याद रखना है। एक्साइटेड नहीं हो जाना कि भारत में हुई है, भारत में 2023 में हुई है, 2022 में पूछ रहा है। और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। जी हाँ फ्रेंड्स, 2022 में इंडोनेशिया के बाली शहर में G20 की जो है वो बैठक हुई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी। 2023 में भारत ने अध्यक्षता की है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2024 में कौन करने वाला है? ब्राज़ील। 2024 में ब्राज़ील करने वाला है अध्यक्षता। और 2025 का भी डिसाइड हो चुका है। 2025 में फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 की बात हो रही है और आपको बताना है सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बांग्लादेश। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में रिपोर्ट आई थी और उसके अनुसार सबसे प्रदूषित देश है दुनिया में बांग्लादेश। और यदि आपसे सबसे प्रदूषित राजधानी पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? आपके दिमाग में आ गया होगा तुरंत ही, हमारे भारत की राजधानी है दिल्ली। जी हाँ फ्रेंड्स, नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। और प्रेजेंट में इसका हाल कितना बुरा है ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई, इसका संबंध है। बजट 2023-24 में भारत श्री नामक किसी चीज़ की स्थापना के बारे में कहा गया है, घोषणा की गई है। तो आपको बताना है कि जो भारत श्री है इसकी स्थापना करनी है तो इसका संबंध किससे है, आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से। सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं तो प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से संबंध है किसका? भारत श्री का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में किए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? ठीक है, 2030 तक पूछा जा रहा है। 2030 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य भारत प्राप्त कर लेगा, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 280 गीगावाट। ठीक है, सौर ऊर्जा की बात कर रहा है। 2030 तक फ्रेंड्स कितने गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा भारत? 280। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। एक और पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि अक्षय ऊर्जा को जो लक्ष्य है वो 500 गीगावाट का है और 2030 तक का वो भी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2030 तक ही अक्षय ऊर्जा 500 गीगावाट। ठीक है, और सौर ऊर्जा 280 गीगावाट। 2030 में दोनों लक्ष्य प्राप्त करने हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? पहले तो ये याद रखना है कि कर्नाटक सरकार ने की है प्रेरणा दिवस। ठीक है, प्रेरणा दिवस। और किस तिथि को मनाने की घोषणा की है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 मार्च। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस मनाएगी कौन सी सरकार? कर्नाटक सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। वन रिपोर्ट फ्रेंड्स हर 2 साल में आती है, तो 2021 में आई थी, अब 2023 की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तो आपको 2021 ही याद रखना है। ठीक है, भारत की जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार वनावरण बताना है, वनावरण कितना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21.71%। ठीक है, 21.71%। तो ये तो प्रतिशत में हो गया। यदि आपसे वर्ग किलोमीटर में पूछता है तो हो जाएगा 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर।
ठीक है, वर्ग किलोमीटर में इतना होगा, और यदि प्रतिशत में आता है तो 21.71% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? फ्रेंड्स, आपको पता होगा भारत सरकार समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग देती है, तो आपको बताना है कि 2022 में कितने समुद्री तटों को ये ब्लू फ्लैग मिल चुका है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। ठीक है, 2 तट ऐसे हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग मिला है, और वर्तमान में टोटल कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं। 12 तट ऐसे हो चुके हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देशों के मध्य हुआ है? जैव विविधता की बात कर रहा है फ्रेंड्स, और आपको बताना है कि भारत और किस देश के साथ इसके बारे में जो समझौता हुआ है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए समझौता भारत और किसके बीच हुआ है? नेपाल के बीच। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए किसे नियुक्त किया गया है? पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सीएजी की बात नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, सीजीए की बात कर रहा है। महालेखा नियंत्रक की बात हो रही है, और आपको बताना है कि नए महालेखा नियंत्रक कौन नियुक्त किए गए हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, भारती दास। भारतीय दास जो है वो नए महालेखा नियंत्रक हैं। और सीएजी यानी कि लेखा महानियंत्रक कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, लेखा महानियंत्रक यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीजीए कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू है, और सीजीए हैं भारती दास। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हो गए हो तो ध्यान से पढ़ लें फिर से। 21 नंबर का क्वेश्चन है, मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? मुलायम सिंह यादव को आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, इनके बारे में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ऑप्शन बी है वे 1 बार देश के रक्षा मंत्री बने। ऑप्शन सी है वे 8 बार विधायक बने, और ऑप्शन डी है इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। यही ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, उनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बिल्कुल नहीं हुआ था। उनका जन्म हुआ था इटावा के सैफई में। ठीक है, इटावा के सैफई में उनका जन्म हुआ था। ऊपर के 3 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल सही है। वे 1 बार देश के रक्षा मंत्री भी थे, ये भी सही है। और वो कुल 8 बार विधायक रह चुके थे, ये भी सही है। अब इनका निधन हो चुका है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? बिहार का एग्जाम है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छे से इसे पढ़ लें। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा के विनोद चंद्रन। सही आंसर क्या हो जाएगा? के विनोद चंद्रन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है ये आपको बताना है, वो भी 2022 में। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजीत आजाद। जी हाँ, मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं 2023 में, आपको पता होगा। 95 नंबर के थे, ये भी याद रखना है, और आपको बताना है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेंडन फ्रेजर। ठीक है, ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, और इनकी फिल्म है द व्हेल फिल्म के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 2022 का नोबेल पुरस्कार पूछा जा रहा है, वो भी साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा एनी एर्नॉक्स। एनी एर्नॉक्स को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, पैडा पद्धति क्या है? पैडा पद्धति क्या है ये आपको बताना है। आपका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जंगल काटकर सूखने के लिए छोड़ना। ये पैडा पद्धति है। कुछ जाना जाना सा नहीं लग रहा है आपको ये नाम? पैडा पद्धति यानी जंगल काटकर सूखने के लिए छोड़ देना 1-2 साल के लिए, फिर वापस वहाँ पे खेती करना। इसको किसी और नाम से भी जानते हैं आप लोग, याद करिए। जी हाँ, झूम खेती इसको कहते हैं। झूमिंग कृषि जो होती है, झूम खेती, जो पूर्वी राज्यों में ज़्यादातर होता है कि किसी जगह को
काट करके, वहाँ के जंगल को काट करके, साफ करके, जला करके उसे सूखने के लिए छोड़ देना, फिर 1-2 साल बाद वहाँ पे खेती करना। ठीक है, तो ये पैडा पद्धति कहते हैं इसी को, और इसी को झूमिंग कृषि भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ी किसका भाग है? महादेव की पहाड़ी किस पहाड़ी का भाग है, या किस पठार का, किस पहाड़ का भाग है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा। सतपुड़ा पहाड़ी का भाग है महादेव की पहाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्रिटेशियस। क्रिटेशियस काल में दक्कन का पठार निर्मित हुआ था। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि ये दक्कन का पठार जो है, ये भारत का सबसे वृहद पठार है। ठीक है, सबसे बड़ा पठार जो है भारत का दक्कन का पठार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, यदि अभी तक याद नहीं है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 12। ठीक है, 12 जिले हैं बिहार के जिनसे गंगा नदी प्रवाहित होती हुई यानी बहती हुई जाती है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, गंगा नदी जो है उसकी सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है, ये भी आपको याद रखना है। पटना में। जी हाँ फ्रेंड्स, पटना जिले में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई है। और सबसे कम यदि पूछा जाता है तो आपको समस्तीपुर बताना है। ठीक है, समस्तीपुर जिला जो है गंगा नदी की सबसे कम लंबाई उस जिले में है, और पटना में सबसे अधिक है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कितने हैं, ये आपसे पूछ रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? ठीक है, नेपाल हिमालय की लंबाई आपसे पूछ रहा है। प्रादेशिक विभाजन की दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 800 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, नेपाल हिमालय जो है उसका विस्तार काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में है, यानी काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसे ही नेपाल हिमालय कहते हैं, और इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? 4 झीलों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है। फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम होगा, मानस झील जो है वो राजस्थान में नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो 32 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अन्य तीनों झीलें जो दी हैं, पिछोला झील, डिंडवाना झील और फतेह सागर झील, ये सभी तीनों झीलें जो हैं वो राजस्थान में स्थित है, इन्हें भी आप याद कर लें। ठीक है, जम्मू कश्मीर की झील है मानस झील, और जम्मू कश्मीर में कुछ और झीलें भी हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, जैसे कि बैरीनाग झील, शेषनाग झील, वुलर झील, ये सभी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, इन्हें भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1983। जी हाँ, 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, और एक पॉइंट आपको याद रखना है, इस परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और यह जल संसाधन परिषद बनाई क्यों गई है फ्रेंड्स? ये इसका उद्देश्य ये है कि जो राज्यों के बीच में जल विवाद होता है, उस जल विवाद के निपटारे के लिए, उसके समाधान के लिए ये राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद 1983 में बनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के 4 चरण दिए गए थे, उन 4 चरणों को आपको क्रमानुसार सजाना है। सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आता है फ्रेंड्स ब्रह्मचर्य। ठीक है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आता है, फिर गृहस्थ जीवन आता है, फिर वानप्रस्थ, और सबसे अंत में संन्यास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ होता है, और सबसे अंतिम में संन्यास होता है, और फिर जीवन खत्म। फ्रेंड्स, इन चारों आश्रमों के बारे में सबसे पहले कहाँ बताया गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, आप याद कर लें। इन चारों आश्रमों का जो उल्लेख है वो जाबालो उपनिषद में हुआ है। ठीक है, जाबालो उपनिषद में सबसे पहले चारों आश्रमों का उल्लेख है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
35 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र किस शासक को कहते हैं? वो भी गुप्त वंश का शासक है वो, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। जी हाँ फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको समुद्रगुप्त की माता का नाम याद रखना है, कुमार देवी। कई बार एग्जाम में इनकी माता का नाम पूछा गया है, इसलिए आप ये पॉइंट याद रखें। समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमार देवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला है? ठीक है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा जो हैं वो किसके द्वारा संरक्षित कला है? आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पल्लव। जो पल्लव शासक थे उनके द्वारा संरक्षित कला है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किसका प्रधानमंत्री था, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन। नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था कौन? बलबन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए है शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से थे, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, चिश्तिया संप्रदाय से थे शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया है बहाउद्दीन जकारिया। फ्रेंड्स, बहाउद्दीन जकारिया जो हैं वो सुहरावर्दी संप्रदाय से थे, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है मियाँ मीर। मियाँ मीर जो हैं वो कादिरी सिलसिला से संबंधित थे, यानी कि मियाँ मीर कादिरी संप्रदाय से संबंधित थे, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन 4 दिया है अहमद सरहिंदी। अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित थे, ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। यानी चारों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। ये आप याद कर लें, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाजी बेगम। जी हाँ, इनकी बेगम थी हुमायूं की हाजी बेगम, और उन्होंने ही दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। फ्रेंड्स, हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार है उसका नाम भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है, मीरन मिर्जा ग्यास। ठीक है, उसका नाम था मीरन मिर्जा ग्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं स्थित है बल्कि कहीं और है। ऑप्शन ए है पंचमहल, ऑप्शन बी है मोती मस्जिद, ऑप्शन सी है सलीम चिश्ती का मकबरा और ऑप्शन सी है मरियम पैलेस। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, मोती मस्जिद। ठीक है फ्रेंड्स, फतेहपुर सीकरी में मोती मस्जिद नहीं है। मोती मस्जिद दिल्ली में है और आगरा में है। ठीक है, मोती मस्जिद 2 हैं, एक दिल्ली के किले में और एक आगरा के किले में। ठीक है, लेकिन मोती मस्जिद जो है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस, ये तीनों ही फतेहपुर सीकरी में हैं, किंतु मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 होगा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। पहले तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु के द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। किस वर्ष की गई थी ये भी आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें 1699। ठीक है, 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है वो गुरु के पद को समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख गुरु के रूप में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के बाद किसी भी गुरु को नहीं लाया गया, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? नादिर शाह का आक्रमण फ्रेंड कब हुआ था, ये आपको पहले पता होना चाहिए। नादिर शाह का जो आक्रमण है वो 1739 में हुआ था। ठीक है, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ और आपसे पूछा जा रहा है कि इस टाइम पे दिल्ली का जो शासक है वो कौन था। ठीक है, आप ऑप्शन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपका सही आंसर होगा मोहम्मद शाह। जी हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला कहते थे, पूरा नाम था इसका।
वह उस टाइम पे दिल्ली का शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा का जो विचार है वो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ठीक है, 1857 के विद्रोह के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत रहे हैं, इसलिए आपको बताना है कि किस जो ब्रिटिश व्यक्ति था, किस ब्रिटिश व्यक्ति ने स्वीकार किया था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिज़रायली। डिज़रायली ने फ्रेंड्स ये स्वीकार किया था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। फ्रेंड्स ऑप्शन ए दिया हुआ है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है इससे भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, आपको अच्छे से इसे याद कर लेना है। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? ठीक है, एक में ही भाग लिया था तो उपयुक्त तो सभी तो बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और 29 अगस्त को हुआ था, ये भी याद रखना है, 29 अगस्त को हुआ था। ठीक है, और इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? फ्रेंड्स आपको पता होगा मूल संविधान में कुछ ऐसे शब्द नहीं थे प्रस्तावना में जो बाद में शामिल किए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी के समय में। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा, कौन सा शब्द है जो बाद में शामिल किया गया, पहले से नहीं था। तो आपको पता होगा जो 42 का संविधान संशोधन हुआ है, यानी 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है, उसमें 3 शब्द थे जो शामिल किए गए थे बाद में। पहला है समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। यह मूल संविधान में उपस्थित नहीं थे प्रस्तावना में। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? फ्रेंड्स पहले तो आपको क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन मिल चुका है कि संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, और किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई की सरकार में। ठीक है, 44 अमेंडमेंट जो हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से। ठीक है, 1978 में, और 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था ये आपको बताना है। फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951। 1951 में पहला वित्त आयोग गठित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपातकालीन अधिकार हैं ये आपको बताना है। ठीक है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार के आपात कौन से हैं, कौन से अनुच्छेद में हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लें। पहला तो आपातकालीन जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति के पास जो 3 प्रकार के आपात अधिकार हैं उनमें से जो पहला है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और दूसरा होगा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, जो कि राज्यों में लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात जो होता है वो पूरे राष्ट्र में लग सकता है, राष्ट्र के किसी एक क्षेत्र में लग सकता है, किसी एक राज्य में लग सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत है। और राष्ट्रपति शासन जो कि पर्टिकुलर किसी राज्य में लगाया जा सकता है या राज्य के किसी क्षेत्र में लगाया जा सकता है, एक राज्य के। ठीक है, ये है 356 के तहत। और अगला है 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल हैं, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। 352, 356 और 360 तीनों आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी और संविधान से, किसी और देश के द्वारा ग्रहण की गई हैं। तो आपको बताना है जो संसदीय प्रणाली है भारत में, ये किस देश के संविधान से ली गई है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान।
ये जो संसदीय प्रणाली है ये हमने कहाँ से ली है? अंग्रेजों से, यानी कि इंग्लैंड से, ब्रिटिश से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं है, इसको कौन प्रमाणित करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है? सभी को ये क्वेश्चन मालूम होगा इसका आंसर, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे अलग अलग एग्जाम के, तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से मालूम होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी अनुसूची। ठीक है, यदि नहीं मालूम था तो आप इसे नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी उनकी सेवा वहाँ पे समाप्त हो जाती है 65 वर्ष की आयु में, तो उसके बाद वो कहाँ पर वकालत नहीं कर सकते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय के अलावे किसी अन्य न्यायालय में, यानी उच्चतम न्यायालय में नहीं कर सकते, कहीं और तो कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी है भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते, और ऑप्शन सी है उच्च न्यायालयों से नीचे किसी भी न्यायालय में, यानी उच्च न्यायालय में नहीं कर सकते, उच्चतम में नहीं कर सकते और उच्च में नहीं कर सकते, उसके नीचे किसी न्यायालय में कर सकते हैं। ऑप्शन डी है किसी भी फौजदारी अदालत में। आपको बताना है फ्रेंड्स आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, भारत के किसी भी न्यायालय में वो वकील नहीं बन सकते। ठीक है, जो भी उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, ऑप्शन बी है केवी कामत समिति, ऑप्शन सी है अशोक मेहता समिति। फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? आपको आर्टिकल दिए गए हैं और आपको बताना है कि मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद में। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 167। ठीक है, 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? नृत्य के बारे में क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य का जो विकास है वो किस राज्य में हुआ है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन है, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? पोत के बारे में पूछ रहा है, यानी बंदरगाह, और यार्ड मझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था? आपको सन दिया गया है और बताना है आपका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1953। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? संसद का नाम पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। जी हाँ फ्रेंड्स, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। ऑप्शन बी में मलेशिया दिया हुआ है, मलेशिया की संसद का नाम दीवान निगारा है। ठीक है, ऑप्शन सी में भूटान दिया गया है, भूटान की संसद का नाम सोंगडू है, और ऑप्शन डी में मालदीव दिया गया है, मालदीव की संसद का नाम मजलिस है। ये चारों ही ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव सुरक्षा समझौते से। जी हाँ फ्रेंड्स, कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो हुआ था वो जैव सुरक्षा की वजह से, जैव सुरक्षा के लिए किया गया था 29 जनवरी 2000 को। ठीक है, 29 जनवरी सन 2000 को इसे स्वीकार किया गया था,
और सितंबर 2003 से इसे लागू किया गया था, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है। फ्रेंड्स, आपसे उस गैस का नाम पूछा जा रहा है जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और ग्लोबल वार्मिंग भी करती है, यानी भूमि के तापमान को बढ़ाती है। ऐसी गैस कौन सी है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। जी हाँ फ्रेंड्स, मीथेन गैस जो है वो धान के खेत से उत्सर्जित होती है। एक दो और जगह हैं, जैसे कोयले की खदान, घरेलू पशुओं के वातावरण से मीथेन का उत्सर्जन होता है, ये भी आपको याद रखना है। और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसें। जी हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से जलवायु परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी है ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत के क्षरण की वजह से भी जलवायु परिवर्तन होता है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन सी है प्रदूषण। प्रदूषण की वजह से भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ऑप्शन सी है उपयुक्त, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि भारत के किस राज्य में है सबसे बड़ी, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। जी हाँ फ्रेंड्स, गुजरात राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश का स्थान आता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो है वो गुजरात में है और दूसरे नंबर में आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सी राशि है जिसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपेक्षिक घनत्व। जी हाँ फ्रेंड्स, आपेक्षिक घनत्व का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, जबकि ऑप्शन ए में घनत्व दिया हुआ है। घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन बी में बल दिया हुआ है और आप सभी को पता है बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ऑप्शन सी में संवेग दिया गया है, संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन याद कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। कोई कार्य नहीं होता है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है, राधा एक पुल में तैर रही है। तो राधा एक पुल में तैर रही है, इसमें कोई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको बताना है। हो रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन बी है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, इसमें भी कार्य हो रहा है। अगला है, एक पवन चक्की द्वारा कुएं से पानी निकाला जा रहा है। फ्रेंड्स, इसमें भी कार्य हो रहा है। ऑप्शन डी में दिया है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। ऑप्शन डी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है। फिर से क्वेश्चन को रीड कर लें आप ध्यान से। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है। संकुचित मतलब जो सिकुड़ा हुआ हो, जो कम हो, ठीक है, सिकुड़ा हुआ हो, उसमें जो स्प्रिंग होती है संकुचित स्प्रिंग, उसमें सामान्य स्प्रिंग जो सामान्य लंबाई की स्प्रिंग होगी उससे अधिक ऊर्जा होती है। और ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है, क्योंकि इसमें स्थितिज ऊर्जा जो है वो निहित होती है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है। चार समीकरण आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है संवेग की गणना किस समीकरण के द्वारा की जाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको एक और पॉइंट इसमें याद रखना है, संवेग जो है वो एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड होता है, सेकेंड स्क्वायर नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
70 नंबर का क्वेश्चन है, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कार्क और कील को रखा जाता है तो कार्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसका क्या कारण है? बहुत बार आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा स्कूल टाइम से। आपको इसका आंसर करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए कील जो है वो डूब जाती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड तरंगे जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है। ध्वनि का वेग कैसा होता है ये आपको बताना है, और कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन आपको चुनना है। तो फ्रेंड्स, ध्वनि का वेग होता है। ध्वनि का वेग कैसा होता है आपको बताना है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। ध्वनि का जो वेग है वो गर्मियों में अधिक होता है सर्दियों की तुलना में। फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है, जो माध्यम होता है, माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि ध्वनि का सबसे कम वेग जो है वो गैस में होता है तथा सबसे अधिक वेग जो होता है वो ठोस में होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकाश जब एक विरल माध्यम में प्रवेश करता है सघन माध्यम से, तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी जो गति है वह बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई को अणु कहते हैं, ये तो सबको मालूम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? अधातु पूछ रहा है आपसे, ये याद रखना है, और पूछ रहा है कि तरल अवस्था में मौजूद है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है फ्रेंड्स जो तरल अवस्था में मौजूद होती है। ठीक है, और ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक भी आपको याद रखना है, 35 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों हैं, उनका कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। समान रासायनिक गुण वाले जो तत्व होंगे उन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो भी समान होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक हैं। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन से हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है यूरेनियम और प्लूटोनियम। ऑप्शन बी है ड्यूटेरियम और लिथियम। ऑप्शन सी है ड्यूटेरियम और प्लूटोनियम। ऑप्शन डी है यूरेनियम और लिथियम। आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यूरेनियम और प्लूटोनियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए है प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन बी है क्षति हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन सी है यौगिक का वास्तविक आवेश, और ऑप्शन डी है उसकी रिक्तियां। आपका सही ऑप्शन क्या है आपको चुनना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यौगिक का वास्तविक आवेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर क्या कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर से पढ़ लें। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के जो मूल तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, 18 समूह के जो मूल तत्व होते हैं उन्हें निष्क्रिय गैस कहते हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन। आयोडीन का जो क्वथनांक है वो उच्चतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
81 नंबर का क्वेश्चन है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। कितनी होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या? 0। ठीक है फ्रेंड्स, एक पॉइंट और आपको याद रखना है, हीरा जो है उसका विद्युत एवं ऊष्मा का वो कुचालक होता है। ठीक है, हीरा विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, ये भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी अयस्क को गर्म किया जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भंजन। क्या कहते हैं? भंजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी में निम्न में से किसके अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? कट गया है वो अक्षर। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। टॉक्सिक क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहर या विष। टॉक्सिकोलॉजी में जहर या विष का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही नॉर्मल और इजी सा क्वेश्चन है, फिर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा। त्वचा समझते हैं ना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मानव हाथ और बैल का पैर। ऑप्शन बी है कुत्ते का पैर और डॉल्फिन के फ्लेपर। ऑप्शन सी है चमगादड़ का पंख और व्हेल का पंख। ऑप्शन डी है लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल। आपको बताना है कौन से जो दो हैं वो समरूप अंग हैं, यानी समान रूप के अंग हैं, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल, ये दोनों समरूप अंग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पंज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर जहाजों छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे। छोटी आंत पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां, छोटी छोटी सी आकृतियां निकली हुई होती हैं, इन आकृतियों को क्या कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसांकुर। क्या कहा जाता है इन्हें? रसांकुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? सांस लेने को कौन सा हिस्सा नियंत्रित करता है, ये आपको बताना है। मस्तिष्क का, ये तो आपको पता है कि मस्तिष्क का हिस्सा ही नियंत्रित करता है, लेकिन मस्तिष्क का भी कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेड्यूला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है, गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्भाशय ग्रीवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं है? ठीक है, थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन सा पौधा नहीं आता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में। तो इसमें आपको बताना है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनिर्माण। फ्रेंड्स, विनिर्माण जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ना कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। बाकी कृषि, वानिकी, खनन, पशुपालन, ये सारी चीज़ें
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन। ठीक है, ये सारी चीजें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। विनिर्माण जो है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, उसके अंतर्गत सभी प्रकार की सेवाएं आ जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? फ्रेंड्स, अभी तक टोटल 6 यानी 6 सेट हम कर चुके हैं, जिनमें से हर सेट में पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। यदि आप इसे याद नहीं कर पाए हैं पहले से, तो अभी नोट डाउन कर लें और इसे जरूर याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसे तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये आपसे पूछ रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैराड डोमर मॉडल। हैराड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और आपको ये भी याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है फ्रेंड्स, मिशन इंद्रधनुष जो कि टीकाकरण के लिए शुरू किया गया था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है दिसंबर 2014। आपको सही से दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, ये 2014 लिखा हुआ है। दिसंबर 2014 में टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन है, मूल्यवर्धित कर यानी कि वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं इसको, मूल्यवर्धित कर सबसे पहले किस राज्य में लागू किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य ने फ्रेंड्स सबसे पहले वैट को लागू किया था। सबसे अंतिम में अगर पूछते हैं तो आपका सही आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। सबसे अंतिम में किसने लागू किया है? उत्तर प्रदेश ने। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स 96 से लेके 100 तक 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, जिनका आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है और अपने आप से घर पे बैठ के सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो कि आप लोग नहीं लिखते हैं। फिर भी मैं आपसे बोलूँगी कि आप लिखा करें, ताकि आपको आपका आंसर याद रहे। ठीक है, और यदि आपका आंसर गलत होगा तो मैं उसे करेक्ट भी कर दूंगी, ये भी प्रॉफिट है। लेकिन आप लोग लिखते नहीं हैं, फिर भी मैं आपसे बोलूँगी कि लिखें। आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है ये, 98 नंबर का क्वेश्चन और 99 नंबर का क्वेश्चन है ये, सबका स्क्रीनशॉट ले लें आप, दिख रहा है आपको सही से। और 100 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आज से 7 सेट कंप्लीट हो गए हैं। कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेट 8 करवाने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।